झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दें कि 2025 के जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें से साइंस में कौन कौन सा प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न जो था किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, आज हम लोग उसको देखते हैं। सभी प्रश्नों को हम सिर्फ आप लोग को बताते जाते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो को रोक रोक कर क्या करना है कि आप सभी प्रश्नों को लिखकर इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है ये अभी जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 2026 में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न नंबर जो 31 से लेकर 38 तक का जो प्रश्न हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ये 2 अंक का प्रश्न है और ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ में आप लोग ये भी बता दें कि इसमें से 8 प्रश्न पूछे गए जिनमें से 6 प्रश्नों का ही आप लोग को क्या करनी है, उत्तर देनी है। ठीक है, इस 6 प्रश्नों को ही सोल्व करनी है। देखिएगा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। यानी वस्तु को कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र पर रखा गया, यानी सी पर रखा गया, तो उसका क्या बोलता है, एक किरण आरेख बनाने वाला, यानी उसका सिर्फ चित्र बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आया था 2 नंबर का 2025 बोर्ड परीक्षा में। पहला प्रश्न ये था। उसके बाद दूसरा प्रश्न अगर देखिएगा तो 32 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि स्वच्छ है ना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों, बताइए स्वच्छ आकाश नीला होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है कि जो आकाश जो होता है नीला होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। और इस तरह से प्रश्न आया था 2025 में। ये 32 नंबर का प्रश्न था, यानी 32 नंबर का यानी 32वां क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि 32 अंक का था, 32वां प्रश्न था। और ये प्रश्न जो था कितना था, 2 अंक का था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला देखिएगा 33 नंबर का जो प्रश्न है, लिखा हुआ किसी विद्युत परिपथ में अति भारण कब होता है। अति भारण इसका मतलब ओवरलोडिंग है ना, ओवरलोडिंग के बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में अगर ओवरलोडिंग होता है तो कब होता है। तो इस तरह से प्रश्न आया था। तो ये आप लोगों को कितना नंबर का था, ये 33 नंबर का प्रश्न संख्या था जो 2 अंक का था। अगला अगर देखिएगा साइंस में तो देखिएगा 34 नंबर, क्योंकि हम सभी प्रश्न हम आप लोगों को क्या करें, दिखाते जा रहे हैं। अगर आप कमेंट के माध्यम से बोलिए तो इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ भी हम आप लोग को सारे के सारे बता देंगे। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। 34 नंबर में लिखा हुआ जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अगर कॉपर सल्फेट यानी लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है, उसका घोल में अगर डुबा दिया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, इस तरह का प्रश्न पूछा था। ये भी आपका क्या था, ये भी आपका 2 ही नंबर का था। अगला प्रश्न अगर देखिएगा तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 35, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कितने उपयोग लिखने बोल रहा है, 2 उपयोग हम लोग को लिखने बोल रहा है। तो ये प्रश्न था आपका 35 नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न जो दिया हुआ वो देखिएगा 36 नंबर सब्जेक्ट, क्योंकि सारे सारे आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न जो साइंस में दिया हुआ था वो लिखा था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, ये आप लोग का क्या था, ये आप लोग का प्रश्न था। ठीक है, ये कितना नंबर का प्रश्न था, ये 36 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं 37 नंबर का, तो 37 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन हार्मोन के कोई 2 कार्य लिखिए। ऑक्सीजन हार्मोन के कितने कार्य पूछ रहा है, 2 कार्य हम लोग को पूछ रहा है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न जितने भी देख रहे हैं सब के सब बहुत आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा तो 38 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान, क्या लिखा हुआ, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये प्रश्न था। ये कौन सा प्रश्न था, 38 नंबर संख्या का था और ये भी 2 अंक का प्रश्न है। लेकिन हम आप लोग को क्या बताएं कि आपको 31 से लेके 38 तक जितने भी प्रश्न दिए हुए उनमें से आपको 6 प्रश्नों का ही उत्तर देनी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप क्वेश्चन का टाइप देख लिए, क्वेश्चन भी देख लिए, सभी प्रश्न को क्या कीजिए, आप कॉपी पर लिखिए और इन सभी प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग किन्हीं को दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बोलिए। इन सभी प्रश्नों का सोल्यूशन के साथ हम आप लोगों को क्या करेंगे, पीडीएफ के रूप में सारे के सारे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 3 अंक का है ना। इनमें से भी क्या बोला है कि 6 प्रश्नों का ही उत्तर देनी है और अधिकतम जो शब्द होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 150 शब्दों में दीजिए। कितना शब्दों में, 150 शब्दों में। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 39। तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये आप लोग का प्रकाश से दिया हुआ है ना। और ये दर्पण सूत्र का उपयोग करके इसको बनाना। प्रश्न लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने, है ना, अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, है ना, साइज ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। हम बार बार बता रहे कि अगर आप लोग को इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, सभी का आंसर के साथ हम आप लोगों को क्या करेंगे, वीडियो उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है किसी निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या, दूर दृष्टि दोष में क्या बोल रहा है, अंतर लिखने बोल रहा है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग को दिया था, है ना। ये प्रश्न हम लोग को इस तरह से दिया हुआ है। अगला देखिएगा, तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। निम्न समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देख रहे होंगे। इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, हम लोग को संतुलित करना है। इसको भी हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना। इसी तरह इसको भी क्या करना है, संतुलित करना। हम क्योंकि संतुलित करने पर एक वीडियो भी डाले हैं और उसका पूरा ट्रिक के साथ बताएं, अगर उस वीडियो को जाकर देखते हैं तो आपका संतुलित करने का जो भी समस्या होगा सबका सब समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ 42 नंबर लिखा, अम्ल क्या है ना। सभी अम्लों में क्या समानता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिएगा इसमें कितना कितना प्रश्न पूछा है। सबसे पहले पूछा है अम्ल क्या है, देख रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, अम्ल, सभी अम्ल की समानता में क्या समानता है। उसके बाद अगला में क्या दिया हुआ है कि हम लोग वो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो इसमें 3 प्रश्न बनता है। अम्ल क्या है, सभी अम्लों में क्या समानता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अरे कितने अंक का है, 3 अंक का, यानी 3 नंबर का है ये प्रश्न है। ठीक है, ये 42 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 43। 43 भी बहुत आसान है। 43 में क्या लिखा, मनुष्य में बोनेपन का क्या कारण है, समझाइए। हम लोग जो मनुष्य जो होता है, बोना जो होता है ना, जो हाइट जिसका छोटा रह जाता है उसका क्या कारण है, ये क्या बोला है, समझाने बोला। ये आपका जो प्रश्न है किससे, बायोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से 43 नंबर प्रश्न आप लोग का होता है। सभी प्रश्नों को हम बार बार बोल रहे कॉपी पर लिख लिए, इन सभी को तैयारी कीजिए। हम आप लोगों को बोलते हैं रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो होता है लगभग उसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का भी आकलन हो जा रहा है और कौन सा चैप्टर से किस तरह प्रश्न पूछा जाता है ये भी आपको जानकारी मिलती जा रहा है। लिखा हुआ द्विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन बोलिए और बहुखंडन जो है ये दोनों किस तरह से भिन्न है, ये दोनों किस तरह से अलग है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए 45 नंबर प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं, 45 में लिखा हुआ है क्या कि रजोस्राव चक्र क्या है। रजोस्राव जिसको हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं वो क्या है। गर्भाशय में रजोस्राव क्यों नहीं होता है, यानी मासिक चक्र जो होता है ना, गर्भाशय में मासिक चक्र जो होता है वो क्यों नहीं होता। तो ये हम लोग को बोल रहा है रजोस्राव जो होता है ये क्यों नहीं होता है गर्भाशय में। तो प्रश्न जो है ये बहुत ही आसान सा प्रश्न, ये भी बायोलॉजी से लिखा दिया गया प्रश्न है। अभी हम आप लोग को जितने भी प्रश्न भी 2-4 पढ़े हैं वो सभी के सभी क्या है, बायोलॉजी का प्रश्न है। क्योंकि बायोलॉजी भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में 3 पार्ट होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। चलिए इसमें भी देखिए, ये भी क्या बहुत आसान प्रश्न है। लिखा पोषी स्तर क्या है। पोषी स्तर जो होता है वो क्या होता है। पहला प्रश्न समझिए इस तरह से यहां तक बन जाता है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। अब हम लोग को बोलता है आहार श्रृंखला का एक उदाहरण देने बोल रहा है, साथ में हम लोग को क्या बोल रहा है कि उसका विभिन्न जो स्तर है उसको बताने बोल रहा है। तो ये भी प्रश्न बहुत आसानी से हम लोग क्या होगा, बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो देखिएगा सेक्शन डी चालू हो जाता है। सेक्शन डी जो है वो 47 से लेकर 52 तक है और इसको क्या लिखा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा सेक्शन डी में, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है।
47 नंबर प्रश्न जो शुरू होता है वो कितना होता है, तो 47 नंबर प्रश्न है। अब प्रश्न में क्या लिखा, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है, तो हम लोग का सबसे पहला है क्योंकि 5 अंक का, तो पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। उसके बाद था पार्श्व क्रम में संयोजित R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद एक यहाँ से तो 5 नंबर का, इसको हम लोग को क्या बोल रहा है, सत्यापन करने बोल रहा है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग जानते होंगे R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो इस तरह से इसका एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला और होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रश्न को पूछा गया 2025 में तो आप ऐसा सोच लीजिए कि हो सकता है इसका उल्टा वाला पूछ दे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये प्रश्न पूछने का चांस भी आप लोगों का क्या होगा, बन जाएगा। तो ये दोनों प्रश्नों में एक ये दिया हुआ, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर इस पर से ये प्रश्न पूछा गया तो अगला सब हमको इस तरह से लगता है कि इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है, या तो ओम का नियम भी पूछ सकता है। इसलिए विशेष ध्यान से इस चैप्टर को तैयारी कीजिए, क्योंकि ये 5 अंक का प्रश्न है। क्योंकि इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, क्योंकि इस तरह के इसको हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं। अगर किन्हीं स्टूडेंट को इसका पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे लिंक वीडियो का चैनल पर जाकर इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसका सत्यापन भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो देखिएगा 48 नंबर लिखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसको बोला जाता है। ठीक है, इसे चित्र द्वारा दर्शाइए एवं इसके गुणों को लिखिए। देखिएगा, इसको चित्र के द्वारा दर्शाने भी बोल रहा है और इसको गुण को क्या बोल रहा है, लिखने बोल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि धातु और अधातु के 2 भौतिक और 3 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। धातु और अधातु के 2 भौतिक गुण लिखना है और 3 रासायनिक गुण लिखना है। कितना, 3 रासायनिक गुण लिखना है। ये 5 नंबर का आपका प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर में लिखा हुआ समवायता किसे कहते हैं। ठीक है, समवायता के बारे में हम लोग को दिया हुआ, इसको हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। साथ में बोलता है कि पेंटिन के समवायों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो इसका संरचना सूत्र हम लोग को क्या बोल रहा है, लिखने बोला जा रहा है। इसको बहुत आसानी से हम लोग इसको भी लिख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, तो इस तरह का प्रश्न आता है तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 2025 में पूछा गया प्रश्न था। आप लोग को बता दें कि 2025 बोर्ड परीक्षा में जो ग्रुप डी है ना, यानी जो ग्रुप डी है, सेक्शन जो डी है, उसमें से आप लोग को 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का ही उत्तर देनी है। इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं सब्जेक्टिव का। तो लास्ट प्रश्न में क्या दिया, बहुत ही, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। लिखा हुआ आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो इस तरह से हम लोग का प्रश्न दिया हुआ था। अगर इन प्रश्नों को अगर आप कॉपी पर लिख के इसका तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए, धन्यवाद।